सब सेमिनार अटेंड करने गए? वॉइस को भी शौक हो गया ना। चलें ठीक। सो नाउ लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने लूप्स, कंडीशंस वगैरह और कुछ चीजें पढ़ी थी। वहां से कंटिन्यू करते हुए आज बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के ऊपर थोड़ा बात करेंगे और हम फिर बात करेंगे दूसरा जेसन के ऊपर भी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के। उसके बाद फिर आगे जो है वो फिर हम कुछ एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट क्लास में, वो हमें करने हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फंक्शंस। नाउ फंक्शंस का बेसिकली मतलब ये है कि ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक, अगेन दोज जो पहले कुछ प्रोग्रामिंग पढ़कर आए हैं तो आपको फंक्शन और मेथड का इस्तेमाल और उसका यूज पता होगा। सिमिलर टू दैट जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बेसिकली पर्पस वही है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निकली हमारे पास फंक्शंस को कंटेन करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसका बेसिक पर्पस फंक्शन का यही है that it's considered as a block of code that performs a specific task. हम functions को define भी इसी तरीके से करते हैं बेटा। ठीक, हम functions को define भी इसी तरीके से करते हैं कि functions are basically block of code that perform a specific task or execute specific instructions. ठीक, वो instructions जो हम sometimes बार बार execute कराना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके दो एस्पेक्ट्स आए थे हमारे पास फंक्शंस बनाने के। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठाएं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, .NET पे चले जाएं, PHP में चले जाएं, ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस की फंक्शनैलिटी मौजूद है। लिखने का तर्ज सिंटेक्स वाइज थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन प्राइमरीली सबके अंदर बेसिक रूल ऑफ थंब एक ही है कि फंक्शंस का काम एक ही। हमारे पास दो बेसिक काम है। एक, हम फंक्शंस को कहते हैं कि इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। सेकेंड, विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो मखसूस काम करेगा, जिसका स्पेसिफिक टास्क होगा, और ये वो टास्क होगा जो हम बार बार एग्जीक्यूट करा सकें, लेकिन उसके लिए मुझे कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं सिर्फ उस फंक्शन का नाम लूं और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। इसका फिर एडवांटेज हमारे पास सबसे बड़ा जो मिलता है कि कोड रीयूजेबिलिटी। हैंस मुझे कम कोड लिखना पड़ेगा और एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस को मैं बार बार सिर्फ नाम लेके पुकार कर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से अभी हम बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी यूज करते आए हैं। कुछ फंक्शन के एग्जांपल लास्ट क्लास में भी हमने यूज किए थे। अभी इसी तरीके से लेट्स इंट्रोड्यूस हाउ वी क्रिएट मोर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में ये ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो मखसूस काम करे, हम उसको फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन बनाने के लिए हमें जो है फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे जब हमने फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल किया तो दिस बेसिकली मींस कि मैं फंक्शन बना रहा हूं। ये जो फंक्शन कीवर्ड है हमारे पास, ये इंडिकेट करेगा कि यार मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। उस फंक्शन का नाम होगा माय फंक्शन और फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं कि एक्चुअल में हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ये ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं और हमारे सिस्टम को बताते हैं कि एक्चुअल में हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। तो ये फंक्शन हमें इंडिकेट करेगा कि ये फंक्शन है, ये कीवर्ड बनता है, रिजर्व वर्ड है, ये लफ्ज लिखना लाजमी है। अगर आप जावा से आ रहे हैं तो जावा में हमें लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सी प्लस प्लस पढ़कर आए तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती। सी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती। जावास्क्रिप्ट में जरूरत पड़ती है। तो यहां पे मुझे बताना पड़ता है कि यार मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। दूसरा, जावा अगर पढ़कर आए तो अगेन जावा के अंदर हम रिटर्न टाइप बताते हैं। जावा में रिटर्न टाइप देना लाजमी है फंक्शन के अंदर, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा टाइप नहीं बताते हम वेरिएबल्स के अंदर, इसीलिए रिटर्न टाइप बताना भी लाजमी नहीं है। उमूमन हम वॉइड फंक्शन का नाम लिखते हैं। जावा हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, सी शार्प हुआ, तीनों के अंदर लॉजिक वही है। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप को इंटरनली हैंडल करता है, तो वो ये कहता है कि जब डेटा टाइप मैं खुद ही इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा हूं तो आपको रिटर्न टाइप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिटर्न टाइप का मकसद ही है
ये बताना कि किस टाइप का डेटा वापस आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि टाइप मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं, इसलिए देयर इज नो रिटर्न टाइप डिफाइंड इन अ फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे नाम वॉइड लिखेंगे, ना इंटीजर, शॉर्ट, कोई भी हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये वर्ड फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये पता चले कि आप फंक्शन बनाने जा रहे हो। दूसरा, फिर फंक्शन को पहचानने की नौयत आती है जब ये राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। दीज राउंड ब्रैकेट्स इंडिकेट कि ये फंक्शन बन रहा है। जब हम इसको कॉल करते हैं तो एक वेरिएबल और एक फंक्शन को आइडेंटिफाई ही हम इन राउंड ब्रैकेट से करते हैं। एवरी फंक्शन बाय डिफॉल्ट नीड्स टू हैव दिस राउंड ब्रैकेट्स। वहीं से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये फंक्शन को हम बुला रहे हैं या ये एक वेरिएबल को बुला रहे हैं। वेरिएबल में फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दूसरी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, पहला फंक्शन, दूसरा उसके राउंड ब्रैकेट्स। फिर फंक्शन नेम आप कोई भी लीगल नेम दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो कीवर्ड ना हो, रिजर्व वर्ड ना हो। कीवर्ड से मतलब जैसे लव्स फंक्शन बजाते खुद कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, तो आप फंक्शन फंक्शन करके नहीं बना सकते, वो प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह से वार, लेट, कांस्टेंट, ये कीवर्ड्स हैं, रिजर्व किए हुए जावास्क्रिप्ट ने अपने लिए। इफ हुआ, फॉर हुआ, व्हाइल हुआ, तो ये सारे रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। ये नाम आप नहीं यूज कर सकते, बाकी कोई भी लीगल नेम जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, P1, P2। आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आपकी मर्जी, नहीं दे रहे हैं आपकी मर्जी। द लॉजिक ऑफ यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स डिपेंड्स कि आपके कोड के अंदर बेसिकली क्या गेम चल रही है, ठीक है। तो कोड के अंदर आप क्या लॉजिक रख रहे हो, क्या आपको कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव करना है, कोई पैरामीटर चाहिए जिसके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको या नहीं, तो ये आपके डिपेंडिंग ऑन दैट है। तो आप नहीं देना चाह रहे तो हम सिंपली राउंड ब्रैकेट्स दे देंगे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अगर आपको देना है तो आप एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो, आप एक से ज्यादा भी दे सकते हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक, चलें। जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, दो अल्फाज यूज किए जाते हैं। पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि फंक्शन को हमने क्या डेटा पास करना है, आर्ग्यूमेंट का मतलब वो डेटा जो हम पास कर रहे हैं जब हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी टर्मिनोलॉजी का यूज है, माय मिस्टेक। यूजुअली हम एक ही बात करते हैं, बात जहन में आती है जब भी हम पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, तो मेरे जहन में एक ही बात है कि यार मैं हमेशा इनको आर्ग्यूमेंट ही कहता हूं क्योंकि टेक्निकली आर्ग्यूमेंट ही आ रहा है, डेटा वहां से आ रहा होता है। अब पैरामीटर कह लो, आर्ग्यूमेंट कह लो, बात एक, ठीक। फिर ब्लॉक स्टार्ट करना लाजमी है, ब्लॉक एंड करना लाजमी है। जो भी कोड आएगा वो बेसिकली इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। दिस इज अ टिपिकल फंक्शन सिंटैक्स ऑफ आवर फंक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ पैरामीटर जितने भी आप देना चाहो। फिर उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये हुआ कि जब आप एक फंक्शन बनाते हो तो उसको फिर आप कॉल करते हो। इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, इस चीज को हम कहते हैं कि ये फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है। ये वाले जो हमारे पास हुए ये आर्ग्यूमेंट आए, ये आर्ग्यूमेंट है। ये जो डेटा पास किया है इसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। ये जो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। ये जो डेटा पास हुआ इनको पैरामीटर कहते हैं, या वाइस वर्सा, इनको आप पैरामीटर कह लो, आर्ग्यूमेंट कह लो। मेरे जहन में एक ही बात है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जैसा पुकारना चाहो। मेरे जहन में यह है कि बाबा ये दोनों एक चीज है। असल गेम जो ये है कि हम इनको वैल्यू पास करते हैं। जो वैल्यू मैंने 2 यहां पे दी वो एक्चुअली पहले आर्ग्यूमेंट को जाएगी, जो सेकंड वैल्यू दी वो एक्चुअली सेकंड आर्ग्यूमेंट को पास होगी। डेटा टाइप्स हम इसमें नहीं बताते क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वैसे हम डेटा टाइप नहीं देते, इंप्लिसिटली सारा चीज आती है। फंक्शन डिक्लेरेशन का बेसिक सिंटैक्स हमारे पास ये बैठता है कि फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब ये कि आप बता रहे हो कि फंक्शन ने क्या काम करना है, जिसमें फंक्शन का नेम, फंक्शन वजाते खुद एज अ कीवर्ड वर्ड आ रहा है, द नेम ऑफ फंक्शन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक क्लोज, और फिर हम उसमें ऑपरेशंस देते हैं, ठीक है। अब रिटर्न यहां पे लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, एग्जैक्टली। रिटर्न का मतलब ये कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके नतीजे में ये कोई ना कोई आंसर हमें रिटर्न करेगा, कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ठीक। क्योंकि हमने कहा कि फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि
it has considered as a block of code that performs a specific task. ठीक, पहली चीज इस चीज को याद रखो, फंक्शन का हमेशा मतलब ही है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो मखसूस काम करेगा। इसी तरह से हम बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी यूज करते हुए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद है। वो मखसूस काम करने के बाद हो सकता है कि फंक्शन मुझे कोई रिप्लाई दे या खुद ब खुद काम परफॉर्म करके आउटपुट स्क्रीन पे जनरेट कर दे, डिपेंडिंग ऑन फंक्शन में क्या लॉजिक रख रहे हो। तो रिटर्न जो लफ्ज है, अगेन ये रिटर्न लफ्ज भी कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। हम इसको वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम या क्लास नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, ये रिजर्व वर्ड है। इस वर्ड का मतलब ये कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसमें फंक्शन जब कॉल होगा तो कॉल जहां पे आप करोगे, ठीक है, जहां पे ये फंक्शन कॉल होगा उस कॉलिंग वाली जगह पे ये फंक्शन अपना काम करने के बाद कोई ना कोई जवाब वापस रिटर्न करेगा। अभी आपकी मर्जी हो सकता है आप रिटर्न नहीं कराना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली यहां पे कोई और स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट यहां पे मैं लिख दूं, आउटपुट जनरेट करा दो कंसोल पे। ठीक है, हो सकता है सिर्फ कैलकुलेशन करनी हो, कैलकुलेशन करे, कोई मुझे जवाब नहीं चाहिए। अब ये लॉजिक आपके ऊपर है, लेकिन ये फीचर्स मौजूद है कि आप जवाब दे सकते हो। अब जवाब का अगेन मतलब ये हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जवाब के अंदर आती है या रिटर्न टाइप के अंदर आती है, दैट व्हेन वी एग्जीक्यूट अ रिटर्न टाइप देन वी नीड टू इंश्योर दैट वी रिसीव द रिप्लाई। अगेन जब भी हम रिटर्न देते हैं, रिटर्न का मतलब ये कि व्हेन दिस फंक्शन एग्जीक्यूट्स, इस एग्जीक्यूशन के नतीजे में ये फंक्शन कोई ना कोई जवाब देगा हमें, कोई ना कोई आंसर देगा हमें। जब वो आंसर हमें देगा तो हमें आंसर को रिसीव करना भी लाजमी है। जब वो आंसर देगा तो आंसर को रिसीव करना भी लाजमी है। ठीक, तो रिटर्न का सबसे पहला मकसद ये है कि फंक्शन विल एग्जीक्यूट और रिटर्न एन आंसर। दूसरा, रिटर्न की सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जैसे ही कोड रिटर्न पे पहुंचेगा वो एग्जीक्यूशन स्टॉप करके आगे बढ़ेगा। इसीलिए रिटर्न को हम उमूमन कहते हैं कि इट मस्ट बी लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न को हम हमेशा लास्ट स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं कि ये फंक्शन की ब्लॉक के अंदर आखिरी लाइन होना बेहतर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिटर्न पर पहुंचेगा तो ये फौरन जवाब लेके आ जाएगा, बाकी की गेम वो चेक ही नहीं करेगा कि आगे मेरे पास क्या चीज है। तो इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट आंसर रिटर्न करता है। प्रिफरेबली डिक्लेरेशन में लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये दो रूल इसके आपने याद रखना। ना भी देना, अगर नहीं दे रहे रिटर्न तो आपकी मर्जी, रिटर्न देना कंपलसरी नहीं है। दूसरी चीज, ये अक्सर लोग समझते हैं कि रिटर्न देना लाजमी है, नहीं। रिटर्न एक फीचर है कि अगर आप फंक्शन से आंसर ले रहे हो, अगर आप आंसर नहीं ले रहे कि भाई फंक्शन है वो अपना मखसूस काम करेगा, खलास खलास, तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं। जो काम है आप वो काम लो। लेकिन कहीं कहीं पे हम काम से रिटर्न लेते हैं, तो जब रिटर्न ले रहे हैं, अब जो चीज अगेन वही ज़हन में रखनी है कि जब मैं रिटर्न दे रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आएगा। जब आंसर आएगा तो आंसर मुझे रिसीव भी करना है। वो रिसीव मैं ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग के अंदर रखूंगा ताकि कंसोल जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली मैंने लॉग को भेज दिया कि जाके प्रिंट करो, या मैं आंसर किसी वेरिएबल में सेव करूं। ये आंसर रिसीव करना यहां पे लाजमी है। दिस मीन्स कि माय फंक्शन विल एग्जीक्यूट, परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड रिटर्न एन आंसर टू मी। इन अदर वर्ड्स, मैंने किसी को कहा कि यार ये पानी की बोतल है, जाओ पानी भर के मेरे लिए वापस लेकर आओ। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको बोतल दी एज एन आर्ग्यूमेंट, उसने वो रिसीव किया, गया पानी भरा। अब मैंने उसको कहा है कि वापस लाके मुझे दो, मींस मैंने उसमें रिटर्न टाइप बताई है कि रिटर्न भी करना है। तो जब वो वापस आएगा तो मुझे वहां पे मौजूद होना चाहिए जिससे मैं वो बोतल रिसीव कर सकूं, वरना वो आके ढूंढेगा गए सर तो है नहीं, अब मैं बोतल का क्या करूं, अभी आंसर कहां जाएगा। उस सिचुएशन में एरर आ जाता है। हेंस जब हम रिटर्न यूज करते हैं तो मुझे आंसर रिसीव करने के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म रखना लाजमी है। इस सूरत में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो आंसर जब देगा तो मैंने वेरिएबल में करा दिया। ठीक, तो फंक्शन ए बी कहा, माय फंक्शन, उसको दो हमने पैरामीटर्स दिए, रिटर्न किया ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो जब ये फंक्शन को हमने कॉल किया, कॉल के नतीजे में क्या होगा कि आंसर आएगा, वो हमने एक्स में वेरिएबल। अब इस एक्स को मैं जैसे भी चाहे यूज करूं, ये आंसर मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी रिसीव कर सकता हूं, ये आंसर मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिसीव कर सकता हूं, या कहीं भी जहां भी मुझे आउटपुट को रिसीव करने की फंक्शनैलिटी मिलती है हम आंसर रिसीव करेंगे। लेकिन जो चीज ज़हन में रखनी है रिटर्न टाइप के हवाले से
कि फंक्शन में रिटर्न टाइप लास्ट स्टेटमेंट, ये हमेशा जवाब रिटर्न करेगा। जब जवाब रिटर्न करेगा तो जवाब को रिसीव करने के लिए भी आपने बंदा वहां पे रखना लाजमी है, कोई ना कोई मैकेनिज्म रखना है कि जवाब जब वो भेजेगा तो आपने रिसीव करना है। तो ये तीन मेन चीजें हमारे पास फंक्शन के लिए, रिटर्न टाइप के लिए आती हैं। बाकी फंक्शन हमारे पास स्टैंडर्ड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, जो भी लीगल स्टेटमेंट्स हम उसमें एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरी चीज फंक्शन की एक और चीज रह गई, आई थिंक आगे एग्जांपल्स में और शायद वाज़ेह और होगी। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में जब हम डिक्लेयर करते हैं तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, मींस उसका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये कि आपने फंक्शन डिक्लेयर पहले करना है, उसको कॉल बाद में करना है। ये एक दूसरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। इस सूरत में फॉर एग्जांपल अभी यहां पे प्रोग्राम में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि हमने एक्चुअल में जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा ना, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो बोलेगा माय फंक्शन को कॉल करो। देखा, माय फंक्शन तो अभी मेरे ब्राउजर ने पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं माय फंक्शन क्या है। कंपाइलर बेस्ड नहीं है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, वो पूरे कोड को पहले पढ़कर कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट करके हमें देती है। मींस उन्होंने पहले ही पूरा कोड पढ़ लिया, उनको पता चल गया कि कहां पे क्या चीज है। तो उमूमन जावा में हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम फंक्शंस हमेशा एंड में लिखते हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी प्रोग्रामिंग अप्रोच है, माइंड अपना है। जावा में फॉर एग्जांपल हमें फंक्शंस हम एंड में बना लेते हैं, कॉल हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो कंपाइल टाइम लैंग्वेज है। कंपाइल टाइम मींस पूरा कोड पहले कंपाइलर पढ़ेगा, उसके नतीजे में बाइट कोड की एक फाइल बनाता है डॉट क्लास करके, जिसमें बाइट कोड मौजूद होता है। वो बाइट कोड एक्चुअली हमारा जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। तो उसमें पहला कोड पूरा उसने पढ़ चुका होता है, उसको पता है कि कौन सी चीज कहां पर है। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन, लफ्ज बाय लफ्ज हर कोड एग्जीक्यूट होता है। तो पहले जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर वो देखेगा कमेंट है, इग्नोर करेगा, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, फिर इस तरह से पढ़ेगा। तो क्योंकि आपने फंक्शन पहले कॉल कर दिया, डिक्लेयर बाद में किया है, तो ये चीज आपको एरर जनरेट कर देगी। ये चीज आपको एरर दे देगी, भाईजान ये फंक्शन तो है ही नहीं अभी, क्योंकि उसने अभी यहां पर पढ़ा ही नहीं। तो इस चीज का ख्याल रखना होता है जावास्क्रिप्ट में। तो उमूमन जावास्क्रिप्ट में जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो हम हेड के अंदर बना देते हैं। उमूमन जावास्क्रिप्ट में जब भी फंक्शंस बनाते हैं तो वो कोड आप नोट करोगे, स्क्रिप्ट टैग हमेशा, नेट जो भी आप एग्जांपल उठाओगे, फंक्शन वाला कोड हमेशा हेड में रखा जाता है, ताकि हेड, क्योंकि सबसे पहले ब्राउजर हेड टैग को पढ़ता है, हेंस वो कोड आपका पहले एग्जीक्यूट होकर उसकी मेमोरी में आ गया, अब फंक्शन हम कॉल करते हैं। इस सिनेरियो को हम बाईपास करते हैं फिर उस सूरत में जब फंक्शन की कॉल किसी इवेंट से मुंसलिक हो। फॉर अगेन एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला कोड यहां पे नहीं लिखता, मैंने यहां पे एक बटन बना दिया इनपुट करके, ठीक, इनपुट का टैग दिया, उस इनपुट के टैग को मैंने दे दिया ऑन क्लिक का इवेंट इज इक्वल्स टू यहां पे, और फिर इसको मैंने दे दिया माय फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट 4,3 और इन्वर्टेड क्वेश्चन, ठीक। अब भले आपका फंक्शन एंड में भी डिफाइन होगा, कोड अब आपका चलेगा, ठीक है। क्यों कोड चलेगा? क्योंकि अब आपका कोड इंटरप्रेटर बेस पहले इस लाइन को एग्जिट चेक करेगा, लेकिन इसको पता है कि ये ऑन क्लिक के इवेंट के साथ मुंसलिक है। मींस कि जब तक यूजर इस पे क्लिक नहीं करेगा, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करना, हेंस ये वाली लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो वो पूरे कोड पढ़ चुका होता है। जब तक पेज आपका लोड होगा तब तक पूरा जावास्क्रिप्ट का पेज रीड हो चुका होगा। ब्राउजर आपके पूरे कोड को पढ़ेगा तभी तो दिखाएगा ब्राउजर पे, हेंस वो कोड पहले रीड हो चुका, स्क्रीन पे नजर आ गया। अब यूजर को क्योंकि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो अब उस पे जब जाके क्लिक करेगा तो ये इवेंट हमारा ट्रिगर होगा और ये फिर इसको कॉल करेगा। अगर ये सूरत है तो मैं फंक्शन को बाद में लिख सकता हूं, तो मैं फंक्शन को बाद में लिख सकता हूं, आखिर में भी लिख सकता हूं। मींस कि अब दो सिनेरियोज हमारे पास क्रिएट हो गए। यस बेटा, हाँ ठीक है, सही है। तो अब पहली चीज ये हमने शुरू में कहा था, जावास्क्रिप्ट में आप एक से ज्यादा स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हो एक ही एचटीएमएल के अंदर। तो हेड में अलग स्क्रिप्ट टैग दे दिया, बॉडी के अंदर अलग दे दिया, बॉडी के बाद अलग दे दिया। फंक्शन आप भले हेड में डिक्लेयर करो, नीचे आप इस्तेमाल कर सकते हो, वेरिएबल भले आप हेड में डिक्लेयर करो, नीचे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। होस्टिंग, ठीक,
उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने वेरिएबल को, जैसे हमने लेट के अंदर और वार के अंदर दो डिफरेंस पढ़े थे, कि वार को आप बगैर डिक्लेयर किए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेट को नहीं कर सकते। लेट वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड, वो पहले डिक्लेयर होगा तो उसको आप इस्तेमाल करोगे। ये लेट और वार के अंदर मेन डिफरेंस आता है। फंक्शन के अंदर भी यही लॉजिक है कि फंक्शन पहले आप डिक्लेयर करोगे तो ही आप इस्तेमाल कर पाओगे। हमने कहा ठीक, लेकिन फंक्शन के दो सिनारियोज आते हैं। इस सिचुएशन में फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो रहा है, मैं कॉल नहीं कर रहा, जैसे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा फंक्शन हमारे पास कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस सिनारियो के अंदर फंक्शन खुद ही कॉल हो रहा है। ये सिनारियो के अंदर मैं खुद उसको ऑन क्लिक पे कॉल कर रहा हूं। दो अलग अलग सिनारियोज हैं। जब फंक्शन खुद ही कॉल हो रहा है तो उसके लिए हमें ख्याल रखना है कि फंक्शन मेरा पहले डिक्लेयर्ड हो, फिर मैं उसको कॉल करूं। तो फिर हम फंक्शन को हेड के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जब मैं ऑन क्लिक से खुद बता रहा हूं तो फिर हम उसको नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास यहां पे आया। तीसरी चीज मैंने ऑन क्लिक का क्लियर कर दूं, जब भी आप एक बात पूछ रहे थे, ऑन क्लिक के ऊपर आपको स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन क्लिक बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। तो यहां पे ब्राउजर ने हमें यह रियायत दी हुई है कि आप इसके इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर स्क्रिप्ट टैग के बगैर जावास्क्रिप्ट की सिंगल लाइन कमांड लिख सकते हो। हैंस मैं फंक्शन को यहां पे कॉल कर सकता हूं विदाउट स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो ऑन क्लिक के अंदर, अभी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर भी हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ऑन क्लिक के अंदर स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल नहीं किया था। आगे भी जो कुछ एग्जांपल्स आएंगे, हमने अगर इस तरह से सिचुएशन आई तो ऑन क्लिक के ऊपर स्क्रिप्ट टैग नहीं आता। ऑन क्लिक हुआ, ऑन लोड हुआ, ऑन ब्लर हुआ, जितने भी इवेंट्स हैं उस पर हमें स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये दो सिनारियोज रहे। अच्छा, अब इसमें बताना वजाहत क्योंकि क्योंकि अक्सर जब हम नेट से मटेरियल्स, नेट और ट्यूटोरियल्स उठाते हैं तो कहीं पे फंक्शन मुझे बॉडी के नीचे मिलता है, कहीं पे फंक्शन मुझे हेड के अंदर मिलता है, ठीक। ये क्लियर कंफ्यूजन होती है। तो हमें लगता है कि जब मैं अपना कोड लिखूंगा तो मैं फंक्शन कहीं भी लिख सकता हूं, ठीक है। और जब फिर मैं अपना कोड लिखता हूं तो फंक्शन मैंने भी लिखा, पर अब मैंने क्योंकि उसकी प्लेसमेंट नीचे कर दी तो वहां पे एरर आ जाएगा अगर वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियोस याद रखो। तो उसकी फिर एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि व्हेनेवर वी नीड टू डिक्लेयर अ फंक्शन, हम हर फंक्शन चाहे ऑन क्लिक पर हो या मैन्युअली हो, हम पहले डिक्लेयर कर दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन ये डिफरेंस पता होना लाजमी है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? ये था बेसिक्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा लास्ट क्लास में हमने डेटा टाइप के ऊपर बात की थी। इसको थोड़ा सा और वजाहत कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक और डेटा टाइप मौजूद है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसके तहत आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है, थोड़ा सा दोबारा से बात कर लेते हैं क्योंकि आगे जेसन में ये चीज थोड़ा सा और इस्तेमाल होगी। की वैल्यू पेयर का मतलब ये कि इसको हम प्योर डीएसए के अंदर हैश स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जावा के अंदर हैश टेबल करके इस्तेमाल होता है डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट मौजूद है। इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप एक वेरिएबल बनाओगे, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, करली ब्रैकेट्स एंड किए, सेमीकोलन एंड में दिया, फिर यहां पे हमारे पास एक की आई, कॉलन उसकी वैल्यू, फिर की आई कॉलन उसकी वैल्यू, फिर की आई कॉलन उसकी वैल्यू। अब जो की है वो नॉर्मल एक वेरिएबल के तौर पे बिहेव करती है। टेक्निकली ये हमारे पास यूं समझो कि एक वेरिएबल आया, कॉलन लगाया और उसकी वैल्यू दे दी हमने। ये वेरिएबल आया, कॉलन लगाया, वैल्यू दे दी। तो क्योंकि वेरिएबल नॉर्मली लिखा जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो यहां पे वही नॉर्मल वेरिएबल वाले रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले रूल्स अप्लाई होंगे, कोई इन्वर्टेड कोटेशंस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऑल कीज आर जस्ट रिटन प्लेन एंड सिंपल विदाउट एनी इन्वर्टेड कोटेशंस और एनीथिंग। वो क्योंकि वेरिएबल के तौर पे बिहेव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया बिली करके, और सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया बिली करके। इसमें हमने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नेम कॉलन बिली कर दिया, लास्ट नेम अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी रिमेंबर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप है, एक टाइप ऑफ डेटा है। अगर आप कुछ भी नहीं बता रहे तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड कर देता है। आप एक्सप्लिसिटली भी बता सकते हो कि यार अनडिफाइंड है, फिलहाल मैं उसमें कोई वैल्यू नहीं डाल रहा। फुल नेम इन्वर्टेड कोटेशंस में वैल्यू दे दी। ये हमारे पास टिपिकली एक ऑब्जेक्ट बना देगा।
ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू देयर की एंड वैल्यू पेयर। यहां पे डिफाइन हम उस तरह से करते हैं, वरना ये एरे के लिए भी सेम डेफिनेशन आ जाती है। एरे में और इस ऑब्जेक्ट में फर्क ही है कि एरे में की वैल्यू पेयर नहीं बनती, उसमें भी मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, बट उसकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर से मैप होती है। ठीक है, एरे जब हम बनाते हैं तो एरे के अंदर वैल्यूज बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 इंडेक्स पे आती है। तो वहां पे अगर आप की पूछो तो वहां पे एक्चुअली की भी मौजूद है, लेकिन वो की डिफॉल्ट है, नंबर फॉर्म में है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, तो वहां पे लफ्ज की जगह पे इंडेक्स आ जाता है। बात वही है, मल्टीपल डेटा आ रहा है, मल्टीपल डेटा आ रहा है। फर्क सिर्फ ये कि एरे में की जगह पे इंडेक्स नंबर है, 0 से ऑटो स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर की हम अपनी मर्जी की बता रहे हैं। हमने कहा यार मुझे 0 0 का काम समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी मर्जी का बताऊंगा कि यार ये वैल्यू और उसका ये की है और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये की है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, पाइथन में भी हम इसी चीज का डिक्शनरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आजकल यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, वर्ड मीनिंग, डिक्शनरी का ये कॉन्सेप्ट आता है। तो वर्ड की बन जाता है, कॉलन मीनिंग उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये सेम डेटा स्ट्रक्चर, मैंने कहा डेटा स्ट्रक्चर समझो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया हुआ है। पाइथन के अंदर भी इसी तरह से मौजूद है, उसको हम लिस्ट, सेट्स, एरेज, ट्यूपल्स करके रिफर करते हैं। 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में आते हैं, वहां भी डिक्शनरी कर है, उधर भी चीजें इस्तेमाल होती है डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। ठीक है, तो अब इसको फिर हम रीड कैसे करेंगे, तो हम उसको कहते हैं जॉन, जो मेन हमारे पास वेरिएबल आ गया ये वाला, डॉट फुल नेम, तो जो फुल नेम हम बुलाएंगे तो उसकी जगह पे नाम आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हमारे पास आ जाएगा। तो हमने उसका कहा बिली बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, डॉट उसके पैरामीटर को हमने कॉल किया फुल नेम को, तो यहां पे बिली प्रिंट कर देगा। सिंपल एज दैट। एरे के अंदर हमें एरे का नेम, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना पड़ता था जॉन स्क्वायर ब्रैकेट्स और इंडेक्स नंबर, यहां पे हम इंडेक्स नंबर देते थे क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट में की इंडेक्स नंबर से आती है, तो इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम देंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो मैं सिंपली लिखूंगा भाईजान जॉन वाले में जाओ, डॉट लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट में डॉट आता है, कनेक्शन ऑपरेशन के तौर पे काम करता है, और फिर जो की आपने लगाई हुई होगी, जो भी की आपने लगाई हुई होगी वहां पे आपने की दे दी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम देना है, मैंने वहां पे नेम दे दिया, तो जो भी नेम के अगेंस्ट में वैल्यू होगी वो वैल्यू यहां पे रिटर्न करेगा। जी बच्चा, डेटा टाइप वो खुद ही हैंडल करता है। मजे की बात, जावास्क्रिप्ट में हमने इसीलिए पहले चीज क्लियर की कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप क्योंकि वो खुद ही हैंडल करता है तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए एरे के अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप आ जाती है, सो एज ऑब्जेक्ट के अंदर, तो एक ही के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप आराम से आ सकती है। यहां पे मैंने स्ट्रिंग दिया, फिर ये हमारे पास अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड इज अ टाइप ऑफ डेटा इंडिकेटिंग कि इसकी कोई डेटा भी हमने नहीं दी, ये ब्लैंक है। जो चीज ब्लैंक है तो बाय डिफॉल्ट जावा में लफ्ज यूज करते हैं नल का, यहां पे अनडिफाइंड आता है। बाय द वे जावास्क्रिप्ट में एक और चीज भी आती है NaN करके, नॉट अ नंबर करके, अगर कोई चीज इस तरह से आती है तो। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के साथ फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज को एसोसिएट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और ये फिर एज अ सेट आगे हम एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि इन रियल लाइफ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार आ गई, तो ये कार मेन ऑब्जेक्ट बना, कार ठीक। फिर इस कार की कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज होंगी, तो अब यहां पे हम लफ्ज यूज करते हैं प्रॉपर्टीज का। ठीक, प्रॉपर्टीज से मतलब ये कि कार उसका डॉट नेम इज इक्वल टू क्या होगा, कार डॉट मॉडल इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, कार डॉट वेट इज इक्वल्स टू वेट की वैल्यू क्या होगी, कार डॉट कलर वैल्यू क्या होगी। तो कार हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट और हमने उसके पैरामीटर्स यहां पे बता दिए। ये रहा ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज, साथ साथ हम उसके मेथड्स भी बता सकते हैं कि कार के अंदर मखसूस मेथड्स भी होने चाहिए। मेथड्स या यहां पे आप लफ्ज यूज कर सकते हो फंक्शंस,
मीन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ उसके मेथड्स को भी एसोसिएट कर सकता हूं। हाँ हाँ ठीक है, यस, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आता है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मैंने दिया होगा। ठीक, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से। तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाती है, जो अभी हम क्या कर रहे हैं। अब यहां पे हमने क्या किया हुआ है कि हम एक कांस्टेंट बना दिया कार। अब जब आप इसको कांस्टेंट कर दोगे, अब इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को भी हम कांस्टेंट कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू आप तब्दील नहीं कर सकते। फिर हमने कार बनाया, अब हमने कहा यार उसकी टाइप फिएट होगी, कॉमा मॉडल उसका 500 होगा, कॉमा कलर उसका व्हाइट होगा, कॉमा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हमारे पास नेम और वैल्यू पेयर्स के साथ हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। इस चीज को हम कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो इसमें एग्जांपल में दिया, आप अलग से भी दे सकते हो, डेटा टाइप का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहां पे उसने इन्वर्टेड कोटेशंस भी दिया, आप अलग से स्ट्रिंग भी दे सकते हो, वो अलग है। इस एग्जांपल में एक्चुअली ऐसा है। यस बॉस। ठीक, मेमोरी के हिसाब से हमने डेटा टाइप जो जावा में पढ़ते हैं वहां पे उसका बेसिक मकसद ही यही होता है कि मेमोरी ऑक्यूपाई करे। आई थिंक ये मैंने वेरिएबल्स के अंदर कहीं पे डिस्कस किया भी था कि फॉर एग्जांपल जब हम डेटा पे काम करते हैं, तो डेटा पे काम करने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक डेटा लिया 10। ठीक, अब ये डेटा हुआ, हमें पता है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई डेटा को मेमोरी में स्टोर करना लाजमी है। प्रोसेसर आपका डेटा हमेशा मेमोरी में से पढ़ता है, जो सीपीयू है उसको डेटा मेमोरी में से चाहिए। तो जब मेमोरी में से डेटा चाहिए तो इसका मतलब ये जो डेटा 10 है मुझे मेमोरी में कहीं स्टोर करना है, तो इसको हम मेमोरी में किसी लोकेशन पे जाके स्टोर करते हैं। मेमोरी से मतलब रैम या रोम, जो हमारी रैम आ गई या रोम आ गई, तो कहीं ना कहीं हम डेटा को हम स्टोर करते हैं। अब जब डेटा है तो उसके लिए मैं मेमोरी कितनी एलोकेट करूं, कितनी मेमोरी होनी चाहिए। ठीक, इसकी मेमोरी हमारे पास अब कितनी होनी चाहिए। इसीलिए डेटा टाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू आइडेंटिफाई कि मेरे पास एक डेटा है, उसकी टाइप क्या होगी, ताकि मुझे पता चले कि मैं उसकी मेमोरी कितनी एलोकेट करूं। अगर इंटीजर है तो उसके लिए 4 बाइट्स ऑक्यूपाई होते हैं, कैरेक्टर है तो 2 बाइट्स होते हैं, फ्लोट है तो 4 बाइट्स हैं, डबल है तो 8 बाइट्स है, लॉन्ग है तो 8 बाइट्स है। ठीक है, ये हम एक्सप्लिसिटली जावा में बताते हैं, इंटरनली जावास्क्रिप्ट ये खुद ही हैंडल करते हैं, इंटरनली जावास्क्रिप्ट ये खुद ही हैंडल करते हैं। और फिर इस मेमोरी को अब एक्सेस करने के लिए हम एक वेरिएबल नेम दे देते हैं इसको। तो एक्स जब हम देते हैं तो वो बेसिकली इस मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाईजान ये डेटा है इस फला मेमोरी लोकेशन पे मौजूद है, इस मेमोरी की एक मखसूस एड्रेस होगा। एवरी मेमोरी लोकेशन हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस, वो एड्रेस हमारे लिए याद रखना मुश्किल है, इसीलिए हम उसका वेरिएबल बनाते हैं ताकि वेरिएबल को पता हो कि इंटरनली मेमोरी कौन सी है। मैं बताता हूं, ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी डेटा यूज कर रहे हैं, हर डेटा की मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। ठीक है, हर डेटा की मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी मेमोरी में बाय डिफॉल्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जावा के अंदर 4 बाइट्स लेता था, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है ये कार वाला, ये भी 4 बाइट्स लेगा, ये वेरिएबल 4 बाइट्स लेगा। लेकिन इसके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होगी कि मेरे पास अभी और डेटा मौजूद है। तो एवरी डेटा इंडिविजुअली बाइट्स के हिसाब से मेमोरी में स्पेस अलग ले रहा होगा। ठीक है, हर डेटा अलग स्पेस ले रहा होगा। फिर क्योंकि यहां पे मैं इंडेक्स डिफॉल्ट यूज नहीं कर रहा, मैं इंडेक्स नंबर भी अपना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये इंडेक्स इन अदर वर्ड्स जो की है वो मैं अपनी दे रहा हूं, तो ये की भी एक्चुअली मेमोरी में कहीं स्टोर होगी और उसकी वैल्यू भी मेमोरी में कहीं स्टोर होगी।
तो वो की अलग स्पेस लेगा, डेटा अलग स्पेस लेगा, तभी वो मेमोरी में स्टोर होंगे। जब मेमोरी में स्टोर होंगे तभी हम उसको रीड कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाते हैं। जब मैं यहां पे लिखूंगा टाइप कार डॉट टाइप, तो फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं कार डॉट टाइप, अब मैं बता रहा हूं कि यार मेमोरी में जाओ, एक जगह होगी कार, उस कार एक और मेमोरी लोकेशन को रिफर करेगा टाइप, ये टाइप एक और डेटा को रिफर करेगा जो हमने यहां पे एंटर किया होगा, वो डेटा मुझे रीड करके लाके प्रिंट करो। हैंस ऑब्जेक्ट भी मेमोरी ऑक्यूपाई जरूर करता है। कितनी करेगा? बाय डिफॉल्ट जो पहला वेरिएबल है कार, वो 4 बाइट्स लेगा, ठीक है, जो वेरिएबल है वो 4 बाइट्स लेगा, बाकी डेटा इंटरनली वो हर बाइट अलग अलग लेगा। अभी तो क्लास का नाम हमने ये, अच्छा प्लीज, इस वक्त मैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहा, अभी तो क्लास हमने बनाई नहीं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर लफ्ज यूज किया। यार ये डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पे काम कर रहा है, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहा। उसका होता तो पहले मुझे क्लास बनानी पड़ती, क्लास के अंदर भी क्लास अलग मेमोरी लेती है, क्लास सिर्फ वर्ड लिखना अलग मेमोरी लेगा, हर डेटा मेथड अलग मेमोरी लेता है, तो एग्जैक्ट कितनी होती है हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, वो उसके हिसाब से डेटा के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये मैं क्लास नहीं बना रहा, ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं डायरेक्ट, उसको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज दे रहा हूं, डायरेक्ट उसको मेथड दे रहा हूं। मैं इस कार को नहीं कह सकता कि ये कार मेरे पास क्लास है, हम इसको लफ्ज ऑब्जेक्ट कहकर रिफर कर रहे हैं। तो डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक, दिस इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अगर वो होता तो पहले मैं क्लास बनाता, फिर उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाता न्यू कीवर्ड से, ठीक। तो अभी हमने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, ये डेटा स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं कि यार ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसमें डेटा जो स्टोर हो रहा है वो की और वैल्यू पेयर के तहत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो लफ्ज हम यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला नहीं यूज कर रहे, लफ्ज ऑब्जेक्ट आ रहा है पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर वाला, ठीक। बात यहां तक क्लियर हुई? परफेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में हमारे पास हम मुख्तलिफ चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप के हवाले से क्वेश्चन आया कि पर्सन, तो हमने फर्स्ट नेम में स्ट्रिंग दे दिया, लास्ट नेम में स्ट्रिंग दे दिया, एज में हमने इंटीजर दे दिया, फिर हमने आई कलर में अगेन एक और स्ट्रिंग दे दिया, नो प्रॉब्लम विद दैट। जब आप इसको डिफाइन करने बैठेंगे तो जो रूल आएगा कि यार ये रूल जो आप की बनेगी, इस की के ऊपर जो रूल आएंगे वो वही रूल आएंगे जो वेरिएबल के ऊपर आते हैं। वेरिएबल के ऊपर रूल क्या आते हैं? ठीक, एग्जैक्टली, वेरिएबल्स के ऊपर जो हम रूल लगाते हैं वो वही रूल्स हैं कि यार ये यूनिक होना चाहिए, कीवर्ड रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 से 4 बेसिक रूल आते हैं जो हमें समझना लाजमी है वेरिएबल बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए, या ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए। ऑब्जेक्ट के अंदर भी जब आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हो सेम रूल आते हैं। तो बाकी डेटा टाइप आप टाइप के हिसाब से कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से मैंने एक और डेटा टाइप बनाया, अब यहां पे हमने एक ही लाइन में डेटा दे दिया, कॉमा सेपरेटेड, ठीक। ये कॉमा सेपरेशन को बहुत ध्यान में रखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इंडिकेट कर रही है कि यार डेटा हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है और लास्ट वाली वैल्यू में कोई कॉमा नहीं है, ठीक है। बस ये चीज हुई ऑब्जेक्ट्स की डेटा को। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो नेम और वैल्यू पेयर बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज बनाते हैं, ठीक है। ये बात ऑलरेडी हम कह के बैठे। अब इसके साथ साथ इसको एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करने की भी बात हमने बताई कि आप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और प्रॉपर्टी नाम लगाओ। तो ऑब्जेक्ट का नाम आप स्क्वायर ब्रैकेट्स और प्रॉपर्टी का नाम इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पर्सन डॉट लास्ट नेम, ये वाला भी लीगल है, और ये जो एरे वाला एग्जाम्पल था ये भी एक्चुअली लीगल है। तो जैसे हम एरे को एक्सेस कर रहे हैं, अगेन वही एरे को भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहते, तो टेक्निकली ऑब्जेक्ट और एरे एक लिहाज से बात एक ही है। फर्क ये हुआ कि एरे के अंदर इंडेक्स नंबर होते हैं, यहां पे हमारी कस्टम इंडेक्स नंबर है जिसको हम नंबर नहीं फिर की कह रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। फिर एरे स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होता है, एरे ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट से क्रिएट हो रहा है, दो डिफरेंस बस मेन ये, बाकी वैल्यू कोई भी आ सकती है। तो एरे में और ऑब्जेक्ट में, जावास्क्रिप्ट के डेटा स्ट्रक्चर वाले ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बेसिकली इन दो चीजों का है, डिफरेंस बेसिकली इन दो चीजों का है।
ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होता है, ये करली ब्रैकेट से क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कस्टम की आती है, एरे के अंदर डिफॉल्ट 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है और वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, चाहे 2 आइटम हो चाहे 200 आइटम हो, 0 से स्टार्ट करेगा और नंबरिंग वो खुद ही करता है, हम उसको टेम्पर नहीं कर सकते। यहां पे हम अपनी कस्टम नंबर बता रहे हैं, बस ये दो डिफरेंस है। इसको एक्सेस करने का तरीका सेम है। एरे को आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स और इंडेक्स नंबर। ऑब्जेक्ट है तो आप डायरेक्टली नाम लेके भी पुकार सकते हो डॉट करके, या एरे वाले के अंदर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 मैंने वहां पे वो अपना प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। ऑब्वियसली कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल एरेज, मर्जी आपकी। हाँ हाँ ठीक, यहां तक ये बात समझ में आई बच्चा? ठीक, अगर ये बात समझ में आई तो अब हमारे पास आ जाते हैं जेसन के अंदर। यही है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर बेटा। इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म यूज होती है एसोसिएटिव एरे की, उमूमन ये हम पीएचपी के अंदर पढ़ते हैं। इस पीएचपी के अंदर हम एसोसिएटिव एरे का टर्म यूज करते हैं। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट ही डेटा स्ट्रक्चर है। मैं वही इसीलिए कह रहा हूं डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ऑब्जेक्ट पे नहीं जाओ, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मौजूद है, नाम अलग अलग किए हुए। पाइथन पढ़ोगे तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट लफ्ज नहीं मिलेगा, डिक्शनरी का लफ्ज मिलेगा, ठीक है। पाइथन जब आप पढ़ोगे, अगर किसी ने पढ़ी है या आगे पढ़ोगे, तो पाइथन में डिक्शनरी करके डेटा टाइप आता है। कॉन्सेप्ट यही है, एग्जैक्टली यही है। की वैल्यू पेयर, इस्तेमाल का तरीका, यूज का तरीका, एवरीथिंग सेम है, सिर्फ वहां पे लफ्ज डिक्शनरी कर दिया है, यहां पे लफ्ज ऑब्जेक्ट कर दिया, बस। इसी तरह जावा के अंदर भी हैश टेबल कर दिया गया, बस। जावा के अंदर भी डिक्शनरी कर दिया गया, बस। तो डेटा स्ट्रक्चर है ये डेटा को सेव करने का एक तरीका एरे है हमारे पास, ये डेटा स्ट्रक्चर है। एक तरीका हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट की जबान में ऑब्जेक्ट है, पाइथन की जबान में डिक्शनरी है, जावास्क्रिप्ट की जबान, जावा की जबान में टेबल है और हैश टेबल है। तो आप डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस रखो कि यार इसका जो स्ट्रक्चर है वो की और वैल्यू पेयर के साथ, की और वैल्यू है। मैं ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा, उस नाम से की को पुकारूंगा, की आ जाएगी। इसी डेटा स्ट्रक्चर को फिर हजरत अंग्रेज ने जेसन की फॉर्म में इस्तेमाल किया, यही चीज उसने जेसन की फॉर्म में फॉर्म किया, ठीक है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन का हमारे पास फॉर्म बैठता है। इट्स बेसिकली स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। जेसन प्राइमरीली डेटा को स्टोर और डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस चीज का मकसद समझो, जितनी भी आप आगे वेब डेवलपमेंट प्रोफेशनली करोगे, जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, 90% वहां पे डेटा जो सर्वर्स के दरमियान में एपीआई के थ्रू, रेस्ट एपीआई के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, वो जेसन फॉर्म में होता है, ठीक। वो जेसन फॉर्म में हमारे पास होता है, सॉरी। इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। अगेन मैं लफ्ज डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं कि ये जावा के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफाइंड एक डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत आसान, बहुत सिंपल। अक्सर औकात हम डेटा को जेसन की फॉर्म में रीड करते हैं। अब मैं MySQL पे भी मैं काम कर रहा हूं, मैं उसका डेटा जेसन में एक्सपोर्ट करूंगा, फिर वो फाइल उठा के किसी को भी आगे ट्रांसफर करूंगा, वो जेसन का डेटा इंपोर्ट करके फिर दोबारा डेटाबेस में डंप करेगा। तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मैं कह रहा हूं यार मैंने सिस्टम सर पूरा बना दिया प्लीज, अब मुझे डेटा भेजना है, टेबल्स नहीं, कोड नहीं, मुझे किसी को डेटा शेयर करना है। तुम हम डेटाबेस का डेटा कैसे शेयर करें? तो उसका 90% मोस्ट कॉमन एग्जांपल 90% 10% CSV आ जाता है, दूसरा फॉर्मेट है डेटा स्ट्रक्चर का, आगे शायद किसी एग्जांपल में मैंने यूज किया हुआ है। तो 90% हम उसके डेटा को अपने टेबल्स में से एक्सपोर्ट करते हैं जेसन फॉर्म में, वो जेसन का ऑब्जेक्ट हम आगे शेयर करते हैं, वो जेसन को इंपोर्ट करता है और रीड करता है। मैंने एपीआई कल वेदर वाली हमने यूज की थी शायद नहीं, अभी एक और एग्जांपल आएगा। कल क्लास में हमने वो स्टॉक एक्सचेंज से कुछ स्टॉक्स का रेट चेक करते हैं या क्रिप्टो करेंसी का रेट लेते हैं, तो वहां का भी जो डेटा हम एपीआई के थ्रू रीड करेंगे वो सारा
ठीक, तो ये हम आगे जेसन की फॉर्म में सारा डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट जो मेरी क्लास है उसमें हमने सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, तो उसमें मैंने इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अब जेसन हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट, ये इसके दो मेन एडवांटेजेस और रीजंस हैं। फिर जेसन, बेटा बस 6 स्लाइड्स और हैं, सब्र करो। ठीक, जेसन इज ऑफन यूज व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम सर्वर टू वेब पेजेस। ठीक है, वही डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम अक्सर जेसन का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, बहुत लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, तो डेटा को इंटरचेंज करने का, ट्रांसफर करने का बहुत लाइट वेट फॉर्मेट है। डेटा की साइज कम से कम होती है, इसीलिए डेटा बहुत क्विकली हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये इसकी सबसे मेन चीज है। जेसन का ऑब्जेक्ट आप जावा से भी पढ़ सकते हो, पीएचपी से भी पढ़ा जाता है, नोड जेएस से भी पढ़ सकते हो, लारावेल से भी पढ़ सकते हो, एक्सप्रेस जेएस भी पढ़ सकता है, पीएचपी भी पढ़ेगा, पाइथन भी पढ़ता है, ऑलमोस्ट रूबी भी पढ़ेगा, ऑलमोस्ट दुनिया की हर लैंग्वेज जेसन को रीड कर सकती है। ठीक, जेसन को हम बनाते कैसे हैं? बेटा मैंने कहा ना 6 स्लाइडें और हैं, जितनी बात करोगे ना उतनी स्लाइडें बढ़ती जाएंगी, जो क्योंकि वो टाइम उतना लग रहा है। मैंने पूरा करा के फिर उठना है, कुछ भी करो आप। ठीक है, अब जेसन कैसे हम क्रिएट करते हैं? हमने करली ब्रैकेट्स लगाए, हमने की दी, कॉलन वैल्यू दी, फिर कॉमा, हमने की दी, कॉलन वैल्यू दी, ब्रैकेट क्लोज की। अब दिस इज सेम और दिस इज सिमिलर टू जावा और स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे दो फर्क कौन से आ रहे हैं? हाँ ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है और की आपके इन्वर्टेड कोटेशंस में आ रही है। जो दो डिफरेंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में और जावा ऑब्जेक्ट में आते हैं, इन दो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ लिखने का तरीका सेम डिफरेंट है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर वही है। डेटा स्ट्रक्चर वही है। डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास इसमें दो डिफरेंस हैं। कौन कौन से? कौन कौन से अभी बताया? तो या सुनो या बाहर जाओ। जावास्क्रिप्ट में और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन में कौन से दो डिफरेंस हुए? अभी तो बताया। तो या सुनो या क्लास से बाहर जाओ। ठीक, जो दो मेन डिफरेंस हैं, पहला इसमें ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ठीक है, दूसरा की इन्वर्टेड कोटेशंस में आती है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी लॉजिक सेम है। डेटा इज अ नेम एंड वैल्यू पेयर, डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमास, करली ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड द एरेज हमारे पास उसी डेटा को रीड करने के लिए, वगैरह 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 चीजें। बाकी वही ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पे इस्तेमाल होता है। सिंटैक्स रूल इसका वही है। सिर्फ जी चीज हमें याद रखनी है कि इसमें जो की आएगी वो की भी हमारे पास इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर आएगी। ठीक है, अभी आता है। इसी तरीके से हम जेसन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न जो है करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं। जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मल्टीपल नेम एंड वैल्यू पेयर्स, तो एक नेम एंड वैल्यू पेयर, दूसरी नेम एंड वैल्यू पेयर, लास्ट वाले पे इन्वर्टेड कोटेशंस नहीं आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये डेटा आपका इस तरह से प्रोसेस होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेम नहीं आ रहा, इसमें अब हमारे पास नेम नहीं आ रहा, तो हम डेटा को रीड कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम डेटा को रीड करते हैं रो बाय रो। ठीक है, आगे में एग्जांपल्स आएगा, इसको रीड करने का, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो जेसन एरेज, अब व्हाट डू वी मीन बाय जेसन एरेज? तो जेसन एरेज आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन अदर वर्ड्स आप उसको नाम दे सकते हो अगर बहुत सारा डेटा है तो आपने एक पहले ये की बनाई, ठीक है, ये देखो कॉलन लगाया और उसको वैल्यू दे दी। ठीक, जो वैल्यू है एक्चुअली वैल्यू के अंदर मैंने एरे डाल दिया, वैल्यू के अंदर मैंने एरे डाल दिया। उस एरे के अंदर इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्टैंडर्ड डेटा हमने उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया। इसको हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड जेसन, नेस्टेड एरेज। ठीक, अब हमारे पास मेन क्या बैठी? एक हमने की बनाई, तो ये मेरे पास की आ गई जिसका नाम था एम्प्लॉइज।
एम्प्लॉय का डेटा आना चाहिए, तो हमने कहा यार ये एम्प्लॉय का डेटा आ गया। उस डेटा के अंदर मैंने एक और एरे डाल दिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू डालने के बजाय जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं कि वेरिएबल लिख के पूरा स्क्वायर ब्रैकेट से एरे बता देते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंगल वैल्यू मैंने उस की वैल्यू की जगह पे पूरा एरे डाल दिया। ये भी अलाउड। मैं उस वैल्यू की जगह पे पूरा जेसन ऑब्जेक्ट और इंबेड कर सकता हूं। जी है बात, ये इसको हम जावा की जबान में 2 डायमेंशनल एरेज कहते हैं। हाँ ठीक है, इसको हम जावा की जबान में कहते हैं 2 डायमेंशनल या सिंपली नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब ये कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद हो। ठीक, इसको जब हम यूज करने बैठते हैं, ठीक है, a common use of JSON is to read data from a web server and display the data in a web page. सिंप्लिसिटी में हमारे पास स्ट्रिंग में आ गया फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, हमने जावास्क्रिप्ट से डेटा बनाया, टेक्स्ट एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशन, देखो यहां पे हमने दी ये वाली, और इस इन्वर्टेड कोटेशन को बंद किया यहां पे। ठीक है, इस इन्वर्टेड कोटेशंस को बंद किया यहां पे। इसके अंदर फिर हमने एक की दी, ये पहला मेरे पास की आ गया, कॉलन, और फिर उसकी वैल्यू हमारे पास ही आ गई। तो ये जो इंटायर चीज है हमारे पास, ये उसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहां पे हमने 2 चीजें की हैं, वही प्रीवियस एग्जांपल, नेस्टेड एरे बनाया या नेस्टेड स्ट्रक्चर जेसन का बनाया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उस पूरे जेसन को उठा के, क्योंकि जेसन का कोई बेसिकली नाम नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो हम नाम देते हैं, नाम बना के फिर ऑब्जेक्ट बनता है, जेसन का कोई नाम नहीं आता। तो इसको फिर उमूमन हम जब प्रोसेस करते हैं ना, तो हम जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बना लेते हैं। अब हमने यहां पे क्या किया, एक स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाया, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल हुआ। वेरिएबल में हमें पता है कि मैं एरे भी डाल सकता हूं, मैं ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूं, मैं सिंगल वैल्यू भी दे सकता हूं। तो इस वक्त हमने इसको क्या दिया हुआ है, एक सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है भाई टेक्स्ट करके, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशंस, ये स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, ये स्ट्रिंग आ गई। अब ये क्या हुआ, स्ट्रिंग सिंगल वैल्यू। ठीक, अब हमें पता है कि स्ट्रिंग का मतलब ही है मल्टीपल कैरेक्टर्स, हमारी मर्जी हम जैसे भी डेटा डालें, ABCD 1 2 3 XYZ। तो हमने उस स्ट्रिंग के अंदर क्या कहा कि यार एक काम ये करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो। फिर हमने उसमें कह दिया कि यार एक आप बनाओ एम्प्लॉई कॉलन, इसको भी इन्वर्टेड कोटेशंस में कर दो, इसको भी इन्वर्टेड कोटेशंस में कर दो। मैं बता तो रहा हूं, सबर ब्रेक कर रहा हूं। एम्प्लॉय कर दिया और हमने उसकी फिर वैल्यू दे दी, ये वैल्यू को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स करके एरे कर दी। बस सिंपल फॉर्म में हमने एक टेक्स्ट वेरिएबल उठाया, इज इक्वल्स टू किया, इन्वर्टेड कोटेशंस लगाए, और हमने उस इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग दे दी, करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, करली ब्रैकेट क्लोज किए, एम्प्लॉय दिया, वैल्यू दिया। दिस सिंपली बिकम्स माय ऑब्जेक्ट। ये जो मेरे पास बना, की बना, ये उसकी वैल्यू बनी। ये वाले जो करली ब्रैकेट्स हैं, ये करली ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जेसन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमने पूरा स्ट्रिंग के अंदर बनाया हुआ है। अब जो वैल्यू आई है, वो वैल्यू को हमने एरे की सूरत में रख दिया, नेस्टेड कर दिया। नेस्टेड करके रखो, सिंपल करके रखो, बात एक ही, जैसे आप रखना चाहो। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मैंने उसको एक्चुअली ब्रेक कर दिया है मल्टीपल लाइंस के अंदर। ठीक है, अब मैंने उसको ब्रेक कर दिया है मल्टीपल लाइंस के अंदर और कॉन्केटिनेट कर दिया प्लस प्लस प्लस। तो एक लाइन स्ट्रिंग अलग की, इन्वर्टेड कोटेशंस क्लोज किया, प्लस लगाया, कॉन्केटिनेट करो, इन्वर्टेड कोटेशंस लगाओ, प्लस करो, दूसरी वैल्यू के साथ इन्वर्टेड कोटेशंस लगाई, प्लस करो, कॉन्केटिनेट करो। बेटा टेक्निकली ये लास्ट स्लाइड है, सिर्फ बात सिर्फ समझो, ठीक है, आखिरी स्लाइड है, सिर्फ बात समझो। इस चीज को हमने ब्रेक किया हुआ है मल्टीपल लाइन कमेंट्स के अंदर। इनफैक्ट लेट्स जस्ट कम हियर,
मैंने अगेन क्या कहा, मैंने कहा मैंने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट का, इज इक्वल्स टू किया। अब इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग देनी है, मैं पुराना वाला एग्जांपल ही उठा रहा हूं। जावास्क्रिप्ट में हम पहले पढ़कर आए थे कि स्ट्रिंग को आप डबल कोटेशंस के अंदर भी लिख सकते हो, सिंगल के अंदर भी। तो यहां पे हमने सिंगल कोटेशन स्टार्ट की, सिंगल कोटेशन एंड की, सेमीकोलन, तो ये स्ट्रिंग बन गया। फिर इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय, ठीक है। मुझे पता है कि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो एम्प्लॉय भी मेरे पास डबल कोटेशंस के अंदर आ गया, ठीक है। हमने उसका कॉलन दिया, ये कॉलन आ गया, और फिर हमारे पास उसकी बेसिकली क्या आ जाएगी, वैल्यू। तो वैल्यू को मैंने दोबारा एक एरे की सूरत में लिख दिया। चले हम एरे नहीं उठाते, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी से हम उसको कहते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो मैंने एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूं कि दिस इज ए जेसन, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग मैंने मल्टीपल लाइंस में लिखी है, तो अब उसको मैं कैसे मैनेज करूं, ठीक है। तो वो जो प्रीवियस एग्जांपल में इन्वर्टेड कोटेशन थी वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए थी। तो अब उसको हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार ये वाली चीज भी डबल कोटेशंस में आनी चाहिए, ये वाली भी डबल कोटेशंस में। सिंगल कोटेशंस में पहले यहां पे दे चुका हूं, ये सिंगल कोटेशंस यहां पे खत्म हुई। तो जब इंटरनल कोटेशंस आती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आप डबल दोगे, बाहर मेन वाली जो होगी वो सिंगल दोगे। अगर मेन वाली आप डबल दे रहे हो तो इंटरनल सिंगल कोटेशंस आएंगी। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में दोनों कोटेशंस अलाउड है। फॉर एग्जांपल अगेन बात समझो, अगर मैं लिख रहा हूं हेलो, तो ये सिंगल कोटेशंस भी अलाउड है और डबल कोटेशंस करके भी हेलो अलाउड है, ठीक। लेकिन जावास्क्रिप्ट में मुझे पता है कि मैं राइट का एक फंक्शन लिख के HTML प्रिंट करा सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे डबल कोटेशंस दूंगा। मैंने H1 का टैग दिया और फिर मैंने यहां पे H1 का टैग क्लोज किया, इन्वर्टेड कोटेशन से बंद किया, तो ये स्ट्रिंग आ गई। लेकिन मुझे इसके अंदर भी स्ट्रिंग लिखनी है जो एज इट इज प्रिंट होनी है स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे अब यहां पे जो स्ट्रिंग आएगी वो सिंगल कोटेशंस की आएगी, जिसको मैं करूंगा हेलो। तो अब जावास्क्रिप्ट ये डबल कोटेशंस को पढ़ेगा कि यार ये डबल कोटेशंस इस मेन राइट का फंक्शन है, और अब इंटरनल जितना भी कंटेंट होगा उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो ये सिंगल कोटेशंस एज अ सिंगल कोड करके स्ट्रिंग की सूरत में प्रिंट होंगी। नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, सिंगल कोड, एक्सप्रेशन अलग चीज, ठीक है। तो इसी तर्ज पे हमने यहां पे भी वही चीज की कि अगर मैं बाहर सिंगल कोटेशंस दे दी, तो अब एम्प्लॉय डबल कोटेशंस में आया, कॉलन उसकी वैल्यू भी डबल कोटेशंस में, तो ये इज भी मेरे पास डबल कोटेशन में आ गया, ये अ भी डबल कोटेशन में आएगा, ये जेसन भी डबल कोटेशन में आया। मैं चाहूं तो सारा एक लाइन में लिख सकता हूं, फिर डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपना एक थोड़ी सी और हरकत की, वो कहते हैं ना कभी कभी हम कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर लेते हैं, तो मैंने ये जुमला अलग अलग लाइन पे लिख दिया। अब जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता कि आप अलग अलग लाइन पे लिख रहे हो, तो मैंने सबको इन्वर्टेड कोटेशंस में कर दिया और फिर यहां पे प्लस लगा दिया। हाँ, कहां लगा हुआ है पहले, पीछे वाले में पहले लगा होगा। चलें ठीक, आते हैं। तो ये बात समझ में आई, ये हमने स्ट्रिंग को ब्रेक करके कॉन्केटिनेट करके मल्टी लाइन में लिखने की कोशिश की। यस यस, अस्तगफुरुल्लाह बेटा, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ये आता है कि वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद उसकी वैल्यू ओवरराइड होकर डिस्ट्रॉय हो सकती है, नहीं हो सकती। जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मींस एक दफा ऑब्जेक्ट बन गया तो उसकी स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो ओवरराइड नहीं होती, उसका नया वेरिएबल क्रिएट होता है। पाइथन के अंदर भी स्ट्रिंग इम्यूटेबल कहलाता है। एक दफा स्ट्रिंग बन गई, अब आप स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज करोगे तो उसी को मेमोरी लोकेशन पर नहीं करता, वो नई मेमोरी क्रिएट करके नया पे कर रहा होता है, ठीक है। यहां पे हमने डेटा टाइप की टेंशन ही नहीं ले रहे, वो खुद ही हैंडल कर रहा है। ये चीज अब हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं रही। टेक्निकली वो खुद ही डेटा टाइप हैंडल कर रहा है, मेमोरी को खुद ही हैंडल कर रहा है, म्यूटेबल को खुद ही हैंडल कर रहा है, इम्यूटेबल को खुद ही हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो पॉइंट ये कि इस तरह छोटी छोटी चीजों पे गए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन यहां पे भी स्ट्रिंग का पाइथन में इम्यूटेबल है, जावा में इम्यूटेबल है, तो यहां भी बेसिकली स्ट्रिंग का लॉजिक इम्यूटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग टेक्निकली हर जगह पे सी शार्प में भी इम्यूटेबल है।
ठीक है। अब जो इस एग्जांपल में हमने बेटा, अब जो उस एग्जांपल में हमने किया था कि हमने जेसन का डेटा उठा के टेक्स्ट वेरिएबल को असाइन कर दिया था एज अ स्ट्रिंग, दैट बेसिकली मींस कि ये जितना भी अब हमारे पास डेटा आया ये पूरा एक्चुअली एक स्ट्रिंग फॉर्म में आया। सर जस्ट लास्ट सेकंड, ठीक, ये पूरा स्ट्रिंग फॉर्म में आया। तो उसको रीड करने के लिए जेसन एक ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट मौजूद है, डॉट पार्स टेक्स्ट, वो टेक्स्ट वेरिएबल यहां पार्स करेंगे और वो उसको पार्स करके जेसन के डेटा को ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना देगा, उस डेटा, इस पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा और इसका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बना देगा। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स हम कल क्लास में करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल उसका यहां भी मौजूद है, एम्प्लॉइज। अब यहां पे बेटा प्लस पहले इसीलिए आया क्योंकि ये स्ट्रिंग इन्वर्टेड कोटेशंस की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो पहला एग्जांपल था वो ऑलरेडी स्ट्रिंग प्लस इसीलिए आई हुई थी। ये हमने एरे बनाया, हमने जेसन से उसको पार्स कराया और फिर उसके एम्प्लॉय को रीड करा के हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया, ठीक है। ठीक, अब ये एग्जांपल्स जेसन के हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और वाज़ेह तौर पे करेंगे, ठीक है। यहां तक आपकी महफिल हुई खत्म।